लोग कमियां निकालते रह गए मुझ में और मैं खामोशी से सफलता के रास्ते पे चलता गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस ऑब्जेक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी मैंने गेट का इंटरव्यू लिया और अब मैं गेट की एक सीरीज चला रहा हूँ कि गेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे साइंस के हों चाहे सोशल साइंस के हों, उन सारे सब्जेक्टों के टॉपर से हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस एग्जाम को कैसे उत्तीर्ण किया। उसी की कड़ी में आज हमारे बीच फिजिक्स के गेट के टॉपर 77 रैंक के टॉपर अमन वर्मा जी हैं और उनसे हम जानेंगे सारी चीज़ें कि क्या है फिजिक्स से गेट, क्या स्कोप है, क्या फील्ड है, कैसे काम किया जाए। तो सर्वप्रथम अमन जी, आपको गेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद अमन जी। अमन जी, ये बताइए कि जब आपने गेट का एग्जाम क्लियर किया या रिजल्ट देखा डिस्प्ले पे अभी कल, तो आपको कैसा लगा? जी, अब मैंने देखा नहीं था रिजल्ट, मेरे फ्रेंड ने वहीं पास में खड़े थे, उन्होंने रिजल्ट देखा और मुझे बताया और मैं वहाँ पे बोल नहीं पाया क्योंकि दोस्त लोग थे, वो खुद ही इतना ज़्यादा खुश थे कि मुझे बोलने का अवसर ही नहीं मिला जी। और उसके बाद खुशी तो जाहिर सी बात है, खुशी तो अंदर से होती ही है जी। आपने फिर उसके बाद सर्वप्रथम किसको अपने घर में बताया? मैं मतलब कोई भी, क्योंकि जो एक बार जिसे एकेडमिक्स का बंधन जुड़ जाता है घर में, उसी को बताना होता है। बिल्कुल। तो हमेशा जब भी कुछ भी होता है, मेरा कोई भी काम होता है एकेडमिक्स का या कोई भी एग्जाम निकलता है, तो मैं सबसे पहले अपने भैया को फ़ोन करता हूँ और उन्हीं से बताता हूँ और फिर वही घर में बाकी सब लोगों को बताते हैं, जैसे पिताजी वगैरह सबको। अच्छा अमन जी, जैसे आपने गेट को फिजिक्स के क्वालिफाई किया, गेट को जो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराती है, तो गेट का एग्जाम कितना एक चुनौती भरा रहा या कैसा रहा, मतलब ये थोड़ा सा आप बताएं। सर अभिनंदन जी, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि गेट का एग्जाम हमेशा आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट नहीं कराती है। अच्छा। कोई भी आईआईटी कंडक्ट कराती है। इस वर्ष की जो कंडक्ट कराई थी वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराई थी और उससे पहले बाकी आईआईटी, जिसे उससे पहले वाली आईआईटी दिल्ली कंडक्ट कराई थी जी। और अलग अलग कंडक्ट कराती है। अच्छा, इसमें अलग अलग कोई भी करा सकता है। तो आप क्या पूछे थे, थोड़ा सा जैसे एक मतलब एक क्या अप्रोच आपने अपनाया या क्या रणनीति रही कि फिजिक्स से आपने गेट के एग्जाम को जैसे क्वालिफाई किया? अप्रोच, पहली बात तो हम लोग बीएससी, हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों फिजिक्स से ही रहा है। जी। तो हम लोग का सिलेबस ही अपनी जो उसके गेट का काफ़ी सिलेबस अपने अंदर समाहित कर लेता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो अधिकांश तो वहीं से कवर हो गया और कुछ स्पेशल पढ़ने के लिए कुछ बुक्स फॉलो करी, कुछ यूट्यूब चैनल से उनको देखा और सेल्फ स्टडी से काफ़ी टाइम दिया और कुछ कोचिंग है उनकी, कुछ क्वेश्चन सीट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए उतना पर्याप्त है गेट का एग्जाम अच्छे से क्लियर करने के लिए। अच्छा, कितना मतलब चुनौती भरा होता है? जैसे अभी मैंने यही प्रश्न किया कि आपने इसके लिए कैसे रणनीति बनाई? जैसे एक बच्चा कोई है एमएससी कर रहा है फिजिक्स से, वो अगर एमएससी करते हुए, जैसे आपने मैं आपको बताता चलूं कि अमन जी ने जेआरएफ के एग्जाम को भी एमएससी के दौरान ही उत्तीर्ण किया और जेआरएफ का एग्जाम एमएससी के दौरान फिजिक्स से उत्तीर्ण करना वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट माना जाता है और इसके बाद इन्होंने अभी गेट के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया जस्ट एमएससी कंप्लीट होते होते। तो अमन जी, जैसे एक बच्चा है जो एमएससी कर रहा फिजिक्स से, वो कैसे अपनी तैयारी को शुरू करे? एक स्टूडेंट जो एमएससी कर रहा है, सर्वप्रथम तो उसको अपने एमएससी के करियर पे, अपने एकेडमिक्स पे पहले फोकस करना चाहिए और साथ में उस चीज़ को पढ़ते रहना चाहिए और साथ में इधर सीएसआई और गेट का, सीएसआई जेआरएफ का और गेट का ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा सिलेबस का फर्क नहीं है। कुछ चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ सकती हैं क्योंकि जेआरएफ में डीप से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी आते हैं और गेट के 1-2 नंबर क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़े ईजी आते हैं। तो अगर आप एक साथ दोनों की तैयारी करेंगे तो कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। तो अगर एक एग्जाम आपका निकलता है, दूसरा एग्जाम स्वाभाविक सा आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि मेरा एक नेशनल लेवल का एग्जाम निकल रहा है, तो दूसरे को भी निकालना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं रह जाएगी। तो आप कर सकते हैं। हाँ, आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने एकेडमिक पर फोकस करें, साथ साथ में कुछ टाइम उसको देते रहें सीएसआई और गेट को, क्योंकि आपका मेन फोकस वो होना चाहिए क्योंकि आपकी फर्दर स्टडी में काम आएगा और आसान ही है जी। अच्छा अमन जी, जैसे कि आपने इसके लिए, जैसे फिजिक्स के लिए आपने भी बताया, कुछ की चैनल्स भी बताया, तो जो हमारे व्यूअर हैं वो जानना चाहेंगे कौन कौन से आपने चैनल की मदद ली या कौन कहाँ से ऑनलाइन का आपने क्या सोर्सेज अपनाया, तो थोड़ा सा वो बताइए और बुक लिस्ट भी आप बताइए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स के वो जानना चाहेंगे। सर। तो अभिनंदन जी, मैं बताना चाहूँगा
कि अगर YouTube चैनल की बात करें तो YouTube चैनल में एक जयपुर की कोचिंग है क्वांटा इंस्टीट्यूट जी। तो उसका YouTube चैनल है, उस पर स्टैटिकल फिजिक्स के काफ़ी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो जी। आप एज ए डेमो उसको देख सकते हैं। स्टैटिकल फिजिक्स के पूरे सारे लेक्चर्स पढ़े हैं 30-32। और एक फिजिक्स तड़का चैनल है, उस पर एक मुकेश सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। और बाकी बुक्स में आप हर अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आप ग्रिफिथ्स की और जेटली की बुक फॉलो कर सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स के लिए जे सकुराई को आप फॉलो कर सकते हैं जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए आप डेविड जे ग्रिफिथ्स मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि सफिशिएंट रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए। और ऐसे बाकी सारी बुक्स हैं जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की हो गई, और उनकी सबकी अलग से आप देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे और आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। अच्छा अमन जी, एक कितने घंटे की एक फिजिक्स का लड़का, जैसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि कितने घंटे की सर स्ट्रेटजी बनाया जाए, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। चाहे मैं बहुत सारे JRF का भी मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया और बैंक के भी मैंने किया और ये भी, तो कैसे इसको आप देखते हैं कि घंटे कितने मैटर करते हैं या कॉन्सेप्ट किस तरह मैटर करता है? अभिनंदन जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि घंटे आपके स्पेशल मैटर नहीं करते हैं। अब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अपने आप से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। आप प्रेशर लेके बिल्कुल मत पढ़िए, आपकी जितनी देर मन लगे आप आराम से पढ़िए, अपने माइंड को शांत करके पढ़िए। और बस एक रेगुलरिटी आपके दिनचर्या में ज़रूरी है, आप रेगुलर हो, आप एक चीज़ को पकड़िए, आप अपनी स्पीड मेंटेन करिए, आपकी स्पीड कैसी है उस हिसाब से धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं। बाकी घंटे तो पर्सन पर आप अच्छा पढ़ते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, और अगर आप शुरुआत में नहीं हैं तो आप थोड़ा कम देर बैठ के भी आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट निकाल सकते हैं। और इतने भी कठिन एग्ज़ाम नहीं है कि आप उसको हमेशा के लिए पढ़ते रहें। जी। अच्छा, आपने गेट के एग्जाम की तैयारी के दौरान किन चुनौतियों का सामना किया? कोई प्रॉब्लम्स थी या सब नॉर्मल लाइफ था? कैसे आपने तैयारी किया या आपने कोरोना काल के मोमेंट को एक गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट किया? कैसे आपने इसको किया? जी, कोरोना काल को हाँ एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा एकेडमिक का ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं रह गया, हमको सिर्फ इसी के लिए पढ़ना था, तो उस कोरोना काल का हमें फ़ायदा मिला। बिल्कुल। और उसी की बदौलत हमने अच्छे से पढ़ाई कर सके, और 3-4 पेपर तो उसमें कवर ही हो गए अच्छे से, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बहुत अधिकांश टाइम मिल गया जी। और हाँ, आप लोग भी, अगर हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि उनको दूसरे के लिए मतलब टाइम मिल सकता है, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने एकेडमिक से भी निकाल सकते हैं। आपके लिए ये जो हमें अवसर मिला है कोरोना काल का, आपके लिए नहीं मिलेगा शायद से तो आप साथ ही में पढ़ाई करते रहिए, लगे एकेडमिक्स और नेट JRF एग्जाम को साथ में देखते रहिए, गेट एग्जाम के लिए। अच्छा अमन जी, जो प्रीवियस ईयर के आंसर्स होते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, चाहे वो नेट JRF के हों, चाहे जो है SIR के हों, चाहे जो है गेट के हों, तो इनकी कितनी भूमिका है या इसको आप कैसे देखते हैं? इनकी अब भूमिका बताना चाहूँ तो इनकी भूमिका यही है कि ये कॉन्सेप्ट आपका डेवलप करते हैं कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस पैटर्न से आते हैं, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं, किस पेपर को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, किस में कितना डीप जाना है। और आप ये मत सोच के चलिए कि वो क्वेश्चन आपका सेम रिपीट होगा जी। उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और उस तरह के क्वेश्चंस या थोड़ा सा उससे मिले जुले क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको मेन फोकस जो करना है थ्योरी पे करना है। आप एक बार पूरी थ्योरी अच्छे से कवर करिए एक पेपर की, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन या उसके बाद सीट सॉल्व करिए, और तब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप बिना थ्योरी पढ़े आप सीट सॉल्व करने जाएंगे तो आप केवल क्वेश्चन देख के फ्रस्ट्रेट होंगे और चीज़ें हार्ड हो जाएंगी, टाइम नहीं दे पाएंगे ज़्यादा। जी जी। अच्छा अमन जी, एक ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है गेट के एग्जाम में कि माइनस मार्किंग, और कुछ क्वेश्चन में मार्किंग इनकी 2/3 होती है, कुछ में 1/3 होती है, और कुछ क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल सेलेक्टिव वाले होते हैं उसमें आपको डायरेक्टली होते हैं, शायद माइनस मार्किंग उस क्वेश्चन में नहीं होती। तो इसको आप कैसे देखते हैं या इसकी कितनी भूमिका है माइनस मार्किंग की? अभिनंदन जी, माइनस मार्किंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक नॉर्मल एग्जाम को टफ बनाता है, आपको पता ही है। तो इसमें गेट के एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के भी होते हैं। तो जो 1 मार्क क्वेश्चन है उस पर 1/3 की, एंड 2 मार्क क्वेश्चन पे 2/3 की माइनस मार्किंग रहती है। और नेट टाइप के न्यूमेरिकल आंसर टाइप एंड MSQ मल्टीपल सेलेक्ट टाइप के क्वेश्चन,
तो इन क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग नहीं रहती है। ये भी 1 नंबर के 2 नंबर के किसी टाइप के हो सकते हैं। और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का गेट में पहली बार कॉन्सेप्ट डाला गया, अभी तक नहीं था, लेकिन इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है और इसी की वजह से आप कट ऑफ पे भी फर्क देख सकते हैं। पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा गई है। बिल्कुल कम गई है मतलब। हाँ, कम गई है। तो वही बात है कि आपको उनसे घबराना नहीं है। आप बिल्कुल जो कंफर्म क्वेश्चन हो, जो आपको लगते हो कि इनका आंसर यही होगा, आप उन्हीं पे टिक करिए और उन्हीं को करिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अमन जी, जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं वो, या जो मतलब अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी में है या ग्रेजुएशन यानी बीएससी 3rd ईयर से वो एमएससी को लेकर अगर गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया, उसके लिए भी बधाई। और भविष्य में उस पर भी इनका एक हम वीडियो बनाएंगे इस पर कि जेआरएफ के लिए भी आपको बधाई पहले। धन्यवाद। और एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया, ये थे नहीं, घर चले गए थे, तो वीडियो बनाने में लेट हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं गेट की या बीएससी 3rd ईयर में फिजिक्स से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसे अपने प्रिपरेशन जोन को मेंटेन रखें या कैसे करें? देखिए, किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो विल पावर होता है। उसके बाद तो आपका हार्डवर्क आएगा और उसके बाद आपका टैलेंट या कुछ भी जो कह सकते हैं, आपका लक फैक्टर भी एक वर्क करेगा ऑब्वियसली। तो आप पहले तो अपनी विल पावर बना के रखिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए कि हाँ मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। अगर आप एग्जाम से घबराएंगे और सोचेंगे कि मैं पढ़ा नहीं हूँ या मेरी प्रिपरेशन अभी हो नहीं पाई है, मैं कैसे एग्जाम देने जाऊँगा या कर नहीं पाऊंगा, तो ये चीज़ आपके एग्जाम में इफेक्ट करेंगी। शायद से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देखने में आपको हार्ड लगेंगे और नहीं कर पाएंगे आप अगर घर से रूम से मन बना के जाएंगे कि मुझे एग्जाम में आता है, मैं कर लूँगा, तो आपको क्वेश्चन भी इजी लगेंगे, आपको करने में आसानी होगी और जाहिर सी बात है आपके स्कोर कार्ड पे, आपके रिजल्ट पे उसका असर दिखेगा। जी। अच्छा अमन जी, एक क्वेरी ये भी आती है कि जो वर्तमान पैटर्न बदला है, सीधे जैसे जो बुकिश चीजें थी वो सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चेंज हो गई हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को आप कैसे देखते हैं? क्या फिजिक्स में इसकी कोई भूमिका है कि ऑनलाइन ही आप सारी चीजें तैयार कर सकते हैं या ऑफलाइन की अभी भी भूमिका बची है? कैसे आप इसको देखते हैं? जी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का अलग अलग ही योगदान है अपने अपने क्षेत्र में। ऑनलाइन क्रांति को हम एज ए बेनिफिट ले सकते हैं, बिल्कुल, अगर हम डिस्ट्रैक्शन में ना फंसें, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स अगर मोबाइल में क्लासेस देखते हैं तो मोबाइल की तरफ मतलब फ़ोन एक जो है ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी आकर्षित करती है कि हाँ आप आधे घंटे लेक्चर देख लिए, चलिए आधे घंटे कुछ और चला लेते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी चला लेते हैं। तो अगर आप एक टाइम टेबल बना लेंगे कि हमें इतनी देर पढ़ना है, और ऑनलाइन तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है क्योंकि आप कहीं दूर जाना नहीं है, आपको कोचिंग जो हैं जो आपको ऑफलाइन जाने के लिए जो दिल्ली में कोचिंग गेट MCSIR के लिए होती हैं वो यहाँ आपको फ़ोन पे मिल जाती हैं, तो उसका आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन को आप एज ए बेनिफिट ले सकें तो ऑनलाइन क्रांति तो मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे अच्छी चीज़ है स्टडी के मामले में। जी जी। तो अच्छा अमन जी, आपने से कितने घंटे पढ़ा और कितने टाइम में इस प्रिपरेशन को अपने किया? रेगुलर मैं कह सकता हूँ कि हाँ 1-2 घंटे की पढ़ाई रेगुलर नॉर्मल हो जाती थी, और एग्जामिनेशन टाइम आते आते फिर वही जो पढ़ाई है वो 5-6 घंटे में चेंज हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अब एक बिल्कुल सटीक आंसर देना कि इतने घंटे में पढ़ाई तो पॉसिबल ही नहीं है वो। तो अमन जी, कोई ऐसी बात अभी अगर रह गई हो हम लोग के इंटरव्यू में या इंटरेक्शन में कि जो एक फिजिक्स के स्टूडेंट को चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट्स आपको लग रहा है कि एक फिजिक्स के स्टूडेंट, हाँ एक कोई क्वेश्चंस ये बहुत सारे आते हैं कि इसके फील्ड्स क्या है, जैसे आपने गेट क्वालिफाई किया तो इसको PSU भी आपको पैकेज देगी, इसको कैसे आप देखते हैं या क्या इसके लाभ हानि है, ऐसे कुछ कह सकते हैं तो बताएं इसके बारे में। जी, जाहिर सी बात है जी, अगर कोई एग्जाम देता है तो उसके फायदे ही देख के देता है। बिल्कुल। तो जैसे कि हम गेट की बात करें तो गेट में हमें बहुत से फायदे हैं, क्योंकि गेट नॉर्मली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, तो इससे हम नॉर्मली एक फिजिक्स का लड़का MTech के लिए या PhD के लिए एग्ज़ाम देता है, और अगर आपकी अंडर 100 रैंक है तो आपको PSU कंपनी जैसे बार्क हो गई और ONGC हो गई और DRDO हो गई, ये सब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं डायरेक्ट जॉब ऑफर करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं बार्क एंड DRDO वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं
जो इंडिया के अंदर जो जॉब ऑफर करते हैं, और एक प्राउड फील होता है कि हम भारत की इतनी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ आप इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आपके अंडर 100 रैंक हो। बाकी आप एक किसी भी IIT में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ आप इंटरव्यू दे के वहाँ रिसर्च के लिए जा सकते हैं, या किसी MTech प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। आप IIT के बाद पोस्ट डॉक करने के लिए फॉरेन जा सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन जाने के आपको बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद तो आप बहुत सारे आप साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारे आपके पास मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, ये नेशनल लेवल के दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और विकल्प उपस्थित होते हैं। तो मैं वही कह रहा था, लास्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसा कोई भी पॉइंट्स आपको लग रहा है कि एक फिजिक्स के स्टूडेंट को जरूर जानना चाहिए, या आपने कोई ऐसी गलती की, या आपने या कौन सी जो है आपका ये मजबूत पॉइंट रहा कि एक फिजिक्स के स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए और वो उसके लिए एक फायदेमंद या उपयोगी साबित हो, ऐसा कोई पॉइंट्स है या कोई ऐसा पॉइंट्स आप बताइए जो हमारे इंटरेक्शन में बच गई हो? फिजिक्स के स्टूडेंट को स्पेशली बताओ, साइंस के स्टूडेंट को थोड़ा लैब वर्क पे ध्यान देना चाहिए और कुछ प्रोफेसर से इंटरेक्शन रखना चाहिए, जिससे वो आगे रेफरल को और चीज़ों को जान सकें। क्योंकि मैक्सिमम दिक्कत ये होती है कि जब आप एग्ज़ाम निकालने के बाद रिसर्च के लिए जाते हैं तो आपको सही से पता नहीं होता कि हम किस फील्ड में रिसर्च करें और किस इंस्टीट्यूट से करें, कहाँ आए, हमारा फील्ड अच्छा होगा, किस जगह से अच्छा होगा। तो एक फिजिक्स के स्टूडेंट को थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। आप रेगुलर अलग अलग वेबसाइट पे आप या किसी इंस्टीट्यूट की साइट पे देखते रहिए कि किस प्रोफेसर के अंदर क्या रिसर्च हो रही है, कौन इंस्टीट्यूट कैसा रिसर्च करा रहा है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं स्पेशली। तो ये चीज़ आपको तुरंत फ़ायदा देती हैं उस टाइम पे, क्योंकि एग्जाम निकालने के बाद आप ये देखेंगे तो आपके पास 10-15 दिन या 1 महीने का टाइम होगा, उतने में आप इतना अच्छा देख नहीं सकते। जी। तो अगर आप पहले से देखते रहेंगे, जैसे आप एक मास्टर्स के आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी अगर आप अभी से करते हैं तो। बिल्कुल। आप और कोई भी अगर जानकारी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होगी वहाँ पे ये जवाब आपको जरूर देंगे। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पैनल को भी JR ऑब्जेक्शन के आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर इनका और लोगों के गेट का इंटरव्यू होगा, अदर सब्जेक्ट्स के भी इंटरव्यू होंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।